वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद साइंस का लेक्चर आया है। देखिए, मैं 9 लेक्चर साइंस के मैंने डाले हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी, उसमें मैंने फिजिक्स यानी हिंदी में भौतिक विज्ञान को ख़त्म करा दिया है। ठीक है, अच्छे से उसके नोट्स बना लीजिए। जो जैसे देखिए, जो मेन चीज़ें होती हैं कैसे, अब ये नहीं पूछता कि भैया बल की यूनिट बताओ, तो आप बता दो न्यूटन। नहीं, ये पूछेगा जैसे तापमान बढ़ रहा है तो डेंसिटी यानी घनत्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोधकता या अर्धचालक पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, ये सब नोट करिए आप। ठीक है, तो फिजिक्स मैंने पूरी करा दी, अब केमिस्ट्री करेंगे, ऐसे ही करके बायो करेंगे। कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। जो सिलेबस है हमारा मेन मुद्दा सिलेबस का है, सिलेबस कवर है। फिर अभी मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट MCQ, 500 MCQ ये कराऊंगा साइंस के, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसके बाद सेक्शन वाइज टेस्ट करा दूंगा। उसके बाद जो हम लोग फुल लेंथ टेस्ट करेंगे ना PCS के लिए, RO के लिए, बस साइंस इतनी बढ़िया तैयार हो जाएगी। क्योंकि यार साइंस का वेटेज RO में बहुत है। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं PCS तो चाहे RO। देखिए, एक मन में अगर आपने बनाया कि मुझे अधिकारी इस साल बनना ही बनना है, तो मन में एक चीज़ लेके चलिए, साइंस, ये RO के लिए पहले बता रहा हूँ, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, UPGK, रीजनिंग और आपकी हिंदी तो वो है ही है। ठीक है, हिंदी, ये आपको अधिकारी बनाएंगे। ठीक है, साइंस के 20 से 25 सवाल, ज्योग्राफी आपके, ठीक है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर, पॉलिटी हो गई। अब इनमें से अगर आपको ये एक सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो, जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, UPGK। मैं चाहता हूँ आप ये 6 पढ़ लो अच्छे से, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, UPGK, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की ऑन एन एवरेज 10-10 क्वेश्चन भी करो तो 60 क्वेश्चन सही हो जाए, 55 यहाँ से हो जाए। और RO का कट ऑफ भाई 120 से 25 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब समझे, 6 सब्जेक्ट से अगर 10-10 क्वेश्चन भी ऑन एन एवरेज पकड़े तो आराम से। और हिंदी डेली, तो डेली मैं हिंदी का रिवीजन करा रहा हूँ। 50 अनेकार्थी शब्द चल रहा है, विलोम शब्द 1000 करा चुका हूँ। अभी सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी कराऊंगा। अनेकार्थी शब्द भी डेली रात को 10 बजे हिंदी का रिवीजन करो। तो डेली हिंदी का टाइम निकालो, सोने से पहले एक बार हिंदी पढ़ो। साइंस में करा रहा हूँ, हिस्ट्री करा रहा हूँ, UPGK करा रहा हूँ। हिस्ट्री चल रही है, ठीक, UPGK चल रही है, साइंस भी फिजिक्स की हो चुकी, केमिस्ट्री चला दी, हिंदी। अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से रिवीजन करो और खरीद लो। मैं तो कह रहा हूँ कि अपना 35 टेस्ट है RO के लिए फुल लेंथ के, उसको बैठ के लगा डालो, 35 टेस्ट चबा डालो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जो जो बताऊंगा उसको नोट करना है और उसी के नोट्स बना लेने। चलिए, तो देखिए, द्रव क्या होता है, सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है, ठीक है, वो द्रव होती है। जैसे आप हाथ रख दो, देखो टेबल पे वो जगह ले रही है ना, आपने अपना आईपॉड रख दिया, फ़ोन रख दिया, टैब रख दिया, फ़ोन देख लो, रख दो, जगह ले रही है ना। हर वो चीज़, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अब आपको लगेगा सर गैस कैसे हवा लेती है, तो गैस भी तो लेती है। गुब्बारा देखो ना, गुब्बारे में हवा भरो तो वो फूल जाएगी, और गुब्बारे की हवा निकाल दो कम हो जाएगी, तो जगह ले रही ना, यानी गैस भी जगह लेती है। सिलेंडर में देखो गैस ही तो होती है, तभी तो वो जलती रहती है ना, उसमें स्पेस है। ठीक है, तो द्रव क्या होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है मतलब जो स्थान लेती है। तो कहने का मतलब कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसको द्रव कहलाते हैं। सिंपल भाषा में कोई पूछ ले भैया द्रव क्या है, मैटर क्या है, तो भैया कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है उसको द्रव कहते हैं। ठीक है, या उसको मैटर कहते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव द्वारा बनी हैं भाई, सभी देख लो ना, हर चीज़, सुबह मतलब अब खाने से लेके बाथरूम तक सब में मैटर है, हर जगह मैटर ही मैटर है ना, क्योंकि सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस। उदाहरण के लिए मतलब समझ गए ना द्रव क्या होता है। ठीक, द्रव की अवस्थाएं, अब द्रव 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। ठोस में क्या होता है, देखिए जैसे आपका फ़ोन है तो बहुत सॉलिड है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक होते हैं, ऐसे ऐसे टाइट, तो इसलिए वो टाइट होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जो पानी होगा उसमें देखो, पानी थोड़ा गीला ही होता है, थोड़ा क्या गीला होता है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं। गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अणुओं के बीच जो बल लगता है, सॉलिड में ज़्यादा लगता है, लिक्विड में कम लगेगा, गैस में सबसे कम लगेगा। सिंपल सी चीज़। ठीक है, ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, है ना, और बहुत गतिशील नहीं होते जैसे बताया। द्रवों में उससे कम और गैसों में उससे ज़्यादा। ठोस बताया, ठोस वह पदार्थ है जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल प्रबल होता है। अंतराण्विक बल मतलब इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, तभी वो सॉलिड होते हैं। लिक्विड में कम होगा, गैस में उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार होते हैं मैटर के। ठोस में प्रत्यास्थता होती है, क्या होती है, प्रत्यास्थता होती है। द्रव में क्या होता है, दाब होता है,
पृष्ठ तनाव होता है, श्यानता होती है, केशिकात्व और प्लवन होता है। जितने भी लिक्विड उसमें प्रेशर होगा, पृष्ठ तनाव होगा, श्यानता होगी, केशिकात्व होगा। ठोस में सिर्फ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता होता है। गैस में भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है या वायुमंडलीय दाब काम करता है। ठीक है, तो आपसे ये मैचिंग में पूछ सकता है कि ठोस में वायुमंडलीय दाब होता है, तो आप कहोगे, जैसे पूछ ले कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गलत हो जाएगा। द्रव में वायुमंडलीय दाब होता है, नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब सिर्फ वायु में होगा, मतलब गैस में होगा। ठीक है, ठोस में सिर्फ प्रत्यास्थता हो जाएगी। ठीक, चलिए खत्म हो गया, देखिए आराम से। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यार इससे क्वेश्चन बहुत आता है, आपने पढ़ा होगा, बहुत आता है। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे पदार्थ का आकार, आमाप अर्थात साइज, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। देखिए फिजिकल चेंज मतलब समझे, जैसे आपने देखा होगा कि भैया यार तुम तो अभी बहुत छोटे थे, इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए, तुम तो पहचान ही में नहीं आ रहे हो। जिम गए भैया, पतले थे मोटे हो गए, गोरे थे काले हो गए धूप में घूम घूम के। ठीक है, बाल झाड़ गए भैया सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते। तो फिजिक में जिसकी चेंज आ जाए, है ना, कईयों की भाई ये तो बहुत स्मार्ट हो गई यार, पहले तो बहुत मतलब अजीब लगती थी, तो क्यों भैया वो अधिकारी बन गई है, कुछ हो गई, तो भैया उसके अंदर फिजिकल चेंजमेंट आया। ठीक है, फिजिकल चेंजमेंट। और फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब वो वापस, अब तुम जिम छोड़ दो, ठीक है, वापस से वैसे हो जाओगे, है ना, वापस से वैसे हो जाओगे। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण मतलब शेप, कलर, साइज, इन सब में। और फिजिकल चेंज याद रखना है उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल, मतलब आप वापस भी वैसे हो सकते हो, है ना, वापस भी वैसे हो जाओगे। जैसे आप पढ़ना छोड़ दो, रिवर्सिबल वापस से 0 पे पहुंच जाओगे, है ना। तो ये भी चीज़ है। अब आपने साल 2 साल कुछ ना पढ़ा हो, चाहे जितने बड़े अधिकारी बन गए, भूल जाओगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो बस सिंपल सी चीज़, जो फिजिकल चेंज होता है भैया, भौतिक परिवर्तन, वो आकार, शेप्स, रंग, इन सब में परिवर्तन करता है। रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय होता है, वापस से चेंज हो जाता है। ठीक, इसमें कोई अभिक्रियाओं की दशाओं को बदलकर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पुनः वापस से अपनी स्थिति में आ सकते हो। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये पॉइंट नोट करो 3 बस। क्या क्या नोट करोगे कि भैया भौतिक परिवर्तन क्या होता है, शेप, साइज, इन सब में परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी में परिवर्तन, जैसे जल का वाष्पीकरण, ये एग्जाम्पल दे दो। जैसे पानी है, देखो पानी क्या बन गया, गैस बन गया। अब गैस वापस पानी बन जाएगा, देखो ना, कंडेंसेशन होकर बारिश हो जाएगी। बर्फ़ का पिघलना, अब बर्फ़ पिघल गई, पानी बनी है, पानी को जमा दो, वापस बर्फ़ बन जाएगी, है ना। जल का जमना, जल का उबलना, जल उबला वाष्प बना, और वाष्प वापस से क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी कंडेंसेशन होकर। बादलों का बनना, स्प्रिंग को खींचो और छोड़ दो, वापस से अपनी स्थिति में आ जाएगी। भौतिक परिवर्तन के ये सब उदाहरण है। तो बहुत आसान से बस हेडिंग बनाओ, भौतिक परिवर्तन, ऐसे बनाओ भौतिक परिवर्तन। पहला लिखो ये किसमें परिवर्तन करता है, आकार, रंग, अवस्था, इन सब एक्स्ट्रा। ये उत्क्रमणीय है यानी रिवर्सिबल है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसके एग्जाम्पल दे दो, बर्फ़ का पिघलना, जल का जमना, जल का उबलना, बादल बनना, ये सब। भौतिक परिवर्तनों में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। मतलब जैसे आम है, ठीक है, आम देखोगे पहले वो कच्चा होता है फिर पकता है, तो ये केमिकल चेंज हुआ, फिजिकल नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी प्रकृति बदल रही, पहले खट्टा था अब मीठा हो गया, और बाद में वो सड़ भी जाएगा, है ना। तो ये प्रकृति बदल रही, और भौतिक में उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। आप चाहे बलवान हो जाओ अगर, तो क्या आप मादा बन जाओगे, मतलब औरत बन जाओगे क्या, आप रहोगे तो मेल ही, है ना। प्रकृति नहीं बदलेगी, आदमी की शेप बदलेगा, जो उसकी प्रकृति है वो मेल है तो वो मेल ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज़। चलिए, भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया का कारण रहता है। अब देखो, आप में परिवर्तन तभी तक होगा जब तक आप चाह रहे हो, ठीक है। नहीं चाह रहे हो, सोते रहोगे, नहीं पढ़ोगे। भाई 6 घंटे पढ़ोगे तो बढ़िया से टॉपिक तैयार, नहीं पढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ोगे। मतलब आप जब कोई काम करोगे तभी वो होगा, अगर आप नहीं करोगे नहीं होगा। तो ये अस्थायी होता है, और केमिकल चेंज स्थायी होता है। अब आम है वो अपने आप समय के साथ पक ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो भौतिक परिवर्तन के पॉइंट क्या क्या है, ये अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस सिंपल सी चीज़ है। प्रक्रिया का कारण हटा जाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। अब जिम छोड़ दो, वापस से पतले हो जाओगे, ठीक है। ये सब चीज़, भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन, ये सब मैंने बता दिए। ये सब एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। समझ गए होगे, कोई डाउट हो तो फिर से मुझसे पूछ सकते हो। केमिकल चेंज अब देखते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, अब आते हैं केमिकल चेंज। बहुत देखिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत फ़ायदा रहेगा। आराम से हेडिंग बनाइए अब केमिकल चेंज की। बस पहला पॉइंट क्या लिखा, पहला पॉइंट, इसमें नया पदार्थ बन जाएगा। क्या बनता है, देखो नया पदार्थ, कच्चा आम पक्का हो जाएगा। देखो, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं भैया, रासायनिक परिवर्तन करते हैं। नए पदार्थ प्रायः उनके मूल रूप में वापस नहीं लाए जा सकते, यानी ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय,
या इरिवर्सिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वापस अपनी दशा में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या है? उत्क्रमणीय, वापस आ जाएंगे। केमिकल चेंज कैसे हैं? अनुत्क्रमणीय, वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को जला दो, अब जल गया वो वापस थोड़ी आएगा। कोयला है, जल गया वापस थोड़ी आएगा। लकड़ी है, पत्तियों का जलना है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कंबंशन सब रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है, सूर्य से प्रकाश जो आता है, लोहे में जो जंग लगती है, दही का जमना है, जल का विद्युत अपघटन है, ऑक्सीकरण अपचयन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। बहुत आसान तरीका है पहचानने का कि वापस वो आ सकता है अपने शेप में, नहीं, ये बताना होता है बस। अब देखो मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। जैसे कोई मोमबत्ती है, ठीक है। मोमबत्ती का जलाया आपने, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सवाल आ चुका है। मोमबत्ती जली अगर और मोमबत्ती पिघली, दो चीज़ें करी भाई, देखा ना, कैंडल जलते जलते पिघल भी जाती है। तो मोमबत्ती का जलना ये केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। जल रही है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो जलेगी नहीं। अब जल गई है, वापस से बुझ नहीं सकती है, मतलब वापस से नहीं हो सकती है। और अगर वो पिघल गई है तो ये फिजिकल चेंज है। देखो ना, पहले लंबी थी, लंबा है मैडम लंबा, अब बेचारी कैसी हो गई, लेट गई है, पिघल गई है पूरी, है ना, पिघल गई है। और ये इरिवर्सिबल भी, अब ये वापस मोम बना सकते हो आप, है ना, वापस बना सकते हो, कुछ मात्रा में जलेगी वो। तो समझ गए मेरी बात। कैंडल का जलना केमिकल चेंज है, पिघलना फिजिकल चेंज है। कागज का जलना केमिकल चेंज है, कोयले का जलना केमिकल चेंज है, ठीक। आई होप समझ गए होगे यार। चलो, रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक। भौतिक कैसा था? अस्थायी था। रासायनिक कैसा? स्थायी है, वापस नहीं आता क्योंकि अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे कागज का जलना है, ठीक, एक स्थायी परिवर्तन, अनुत्क्रमित नहीं हो सकता। माचिस की तीली है, ये जलाओगे अगर, ठीक, तो नया पदार्थ बनेगा, वापस नहीं आ सकता। ये सब बस समझ गए ना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठोस द्रव गैस, इन सब के बारे में समझ गए भैया। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया से पढ़ा दूंगा, मज़ा आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। परमाणु संरचना और रेडियो एक्टिविटी, नया टॉपिक आ गया, देखिए बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा इसको। भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही 400 परमाणुओं के अस्तित्व को परिवर्तित किया गया था। उनका विचार यह था कि परमाणु द्रव के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से परमाणु बनते हैं, जिसे विभाजन किया जाता है। बस आप ये समझो, मैं जो याद करना वो ये है। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसे एटोमियो का अर्थ, जिसमें एटोमियो का अर्थ क्या होता है? ना काटे जाने वाला। परमाणु शब्द की उत्पत्ति या एटम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है, जिसका मतलब होता है ना काटे जाने वाला, ठीक है। यह अविभाज्य। पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित है और इनका प्रयोग परीक्षण पर हुआ, बहुत कुछ नहीं। बस इतना याद रखना है पहले आपको। परमाणु क्या होता है? ग्रीक शब्द से बना हुआ है एटम। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन, है ना, जो छोटे से छोटा भाग होता है जो कट नहीं सकता, अविभाज्य नहीं हो सकता। सन 1818 में जॉन डाल्टन नामक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव के परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो द्रव का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत करा था? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बता रहा हूँ अभी आपको। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है, लेकिन ये कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में विफल रहा है। तो ये भी ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं, कुछ इसमें आपको अभी कुछ नहीं याद रखना, बस ये एटम याद रखो। एटम होता क्या है? किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उसे एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? पैट। जैसे आपका फ़ोन है, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है ना, जो अविभाज्य छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है। जैसे ऐसे समझो, जैसे मैटर है, आपका फ़ोन एक मैटर है ना। अब वो मैटर कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें डिस्प्ले है, कैमरा, ये सब छोटे 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 अलग अलग एटम हो गए, है ना, एटम हो जाते हैं, ठीक। तो सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, छोटे छोटे कणों से अणु बनते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में अपघटित होकर मतलब अविभाज्य होते हैं, छोटे से छोटा कण, ठीक। डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, बस ये याद रख लो, परमाणु अविभाज्य होते हैं, छोटे से छोटा सूक्ष्म कण होते हैं। पर आधुनिक खोजों से ये भी ज्ञात हुआ कि परमाणु विभाज्य भी हैं तथा उनके अपरमाणविक कण से मिलकर बनते हैं, मतलब ये रीसेंट खोज से ये भी पता चलता है। अब परमाणु जो है फर्दर भी डिवाइड होते हैं। पहले उनका एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम से छोटा कुछ नहीं है, पर बाद में ये खोज होगी कि एटम से छोटा भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबसे सूक्ष्म होते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, परमाणु के 3 प्रमुख मौलिक अवपरमाणविक होते हैं। मतलब कोई भी एटम जो होता है, पहले भाई देखो मैटर आता है, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर एटम। जैसे मैंने ऐसे आसान भाषा में समझो, जैसे पानी है, ये क्या है? एक मैटर हो गया। फिर मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 1, फिर ऑक्सीजन के भी अलग एटम है, और एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये चलता है पूरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में एक केंद्रीय नाभिक उपस्थित होता है,
परमाणु जो होता है उसमें एक केंद्रीय नाभिक होता है जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरा होता है। मतलब परमाणु जो होते हैं वो यहाँ केंद्र में होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं तथा संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। मतलब जैसे कोई नाभिक है ये, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करता रहेगा ये, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर बनता है न्यूक्लियॉन। क्या बनता है? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, सिंपल सी चीज़ होती है, ठीक है। चलिए परमाणु भार देखते हैं। क्या परमाणु भार क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु के भार के संबंधित एक संख्या है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी होता है। मतलब एक परमाणु जो है कार्बन 12 के 1/12 से कितना वेटेड होता है, ये परमाणु भार बताता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार द्रव ना तो बनाया जा सकता है, मतलब मैटर ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैटर कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना। चलिए ये द्रव संरक्षण का नियम है कि भैया द्रव को ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको बस परिवर्तित किया जा सकता है एक से दूसरे भाग में। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जो थे जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने दिया था। इसके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं उनका अनुपात समान होता है। नाम से पता चल रहा है स्थिर अनुपात, तो द्रवों का अनुपात समान होता है, सिंपल, बस इतना याद रखना है। परमाणुओं का भार, परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु कौन है? हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है। एटम्स में अगर देखोगे तो सबसे हल्का एटम या परमाणु कौन है? हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान मात्र 1.008 है तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान 2 से ज़्यादा होता है। बस आपको क्या याद रखना है? परमाणुओं में सबसे छोटा हाइड्रोजन है, ठीक है। साइज ऑफ एटम, परमाणुओं में सबसे छोटा हाइड्रोजन हो गया, काम खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अब आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज पूछता है। इलेक्ट्रॉन की खोज इंग्लिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी, तो वो मत याद रखो, ये याद रखो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज। अब ये देखो इस बार ROR हम पूछा था टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टाइप का, तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसने करी थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव ऋणावेशित होता है, ठीक है, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है, ठीक, बस इतना याद रखो आपको। और एक इलेक्ट्रॉन की खोज। फिर आ जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई है, काफ़ी बाद में, चैडविक में करी है, जेम्स चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। 1932 में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 1897 में। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज। प्रोटॉन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। जबकि जर्मन वैज्ञानिक ई गोल्डस्टाइन ने एनोड कणों की खोज की थी। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कई लोगों को कि प्रोटॉन की खोज किसने करी। देखिए प्रोटॉन की खोज जो मानी जाती है वो रदरफोर्ड को मानी जाती है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी है, और ये माना जाता है कि जो एनोड कण हैं जर्मन वैज्ञानिक वो गोल्डस्टाइन ने करे हैं। एनोड कण जो थे वो गोल्डस्टाइन ने करे। तो प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के बराबर माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। खोजकर्ता रदरफोर्ड माने जाते हैं। एनोड कणों की खोजकर्ता गोल्डस्टाइन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, ठीक है। चलो रेडियो एक्टिविता देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ। देखो रेडियो एक्टिविता क्या होती है? देखो वो तत्व, अब वे तत्व मतलब सब नहीं आ जाएंगे, कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह है। तो वे तत्व जो स्वतः विघटित होते हैं, अपने आप विघटित होते हैं, और जब विघटित होते हैं बहुत एनर्जी रिलीज करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो वे तत्व जो स्वतः विघटित होते हैं, वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः, मतलब उसके लिए हमें कोई रिएक्शन नहीं करनी पड़ती, अपने आप विघटित होते हैं, ठीक है, उनको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इससे जो किरणें निकलती हैं वो रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? रेडियो एक्टिव किरणें। इनका यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। 3 चीज़ें पढ़ ली आपने। रेडियो एक्टिवता क्या होती है? तो वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। उनसे जो किरणें निकली हैं रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने करी थी 1896 में। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी? हेनरी बैकुरल, ठीक है। अब रिवीजन में अगर मैं पूछ लूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रेडियो एक्टिवता, बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? प्रोटॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? और
रेडियो एक्टिविता की खोज किसने करी? तो इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन हो गए, प्रोटॉन की जेम्स चैडविक हो गए, नहीं प्रोटॉन की रदरफोर्ड हो गए, माफ़ कीजिएगा, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक हो गए, और रेडियो एक्टिविता हेनरी बैकुरल हो गए। ठीक है, हेनरी बैकुरल हो गए। रेडियो एक्टिविता विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया। रेडियो एक्टिव जो विघटन होता है ये क्या है? न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, नाभिकीय प्रक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। केमिकल रिएक्शन नहीं होती रेडियो एक्टिव प्रक्रिया प्रकृति में, क्योंकि ये स्वतः होती है, इसके लिए किसी केमिकल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो ये नाभिकीय प्रक्रिया अपने नाभिकीय की वजह से होती है, जैसे सूरज वगैरह में देखो होता है, तो नाभिकीय के कारण होता है, रसायनों के कारण नहीं। बैकरल द्वारा यूरेनियम की रेडियो एक्टिविता की खोज हो जाने के कुछ समय बाद मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिविता के गुणों की खोज हुई। मैरी क्यूरी ने क्या करा था? थोरियम के रेडियो एक्टिविता की खोज करी थी। मैरी क्यूरी ने थोरियम के रेडियो एक्टिविता की खोज करी थी, और हेनरी बैकरल ने यूरेनियम के रेडियो एक्टिविता की खोज करी थी। सिंपल सी चीज़। ठीक है। फिर परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। जो परमाणु नाभिक का स्वतः विघटन है वही तो रेडियो एक्टिव विघटन होता है। और परमाणु नाभिक से फिर रेडियो एक्टिव किरणें कौन कौन सी? अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा किरणें ही तो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें समझ गए होगे आप। रेडियो एक्टिविता का गुण प्रायः भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं, और भारी नाभिक सिर्फ न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं में होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इन सब। क्या समझे? रेडियो एक्टिविता का गुण अब कार्बन आर्बन में थोड़ी पाया जाएगा, उन्हीं में पाया जाता है जिसका नाभिक भारी होता है। जिसका नाभिक क्या होता है? भारी होता है, क्योंकि नाभिकीय क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया तो होती नहीं। और वर्तमान सदी में कई नए रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की गई है, जैसे रेडॉन है, ये रेडियोधर्मी है, मतलब इसका नाभिक जो है विखंडित होता है और बहुत एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक तत्व है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। फिर प्रोटोकेटेनियम है, एक्टीनियम है, फ्रांसियम है, एस्टेनियम है, ये सब आपके नए रेडियो एक्टिव तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 83 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। क्या? जिसका परमाणु क्रमांक 83 से ज़्यादा है वो सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक 83 से ज़्यादा के तत्व कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। परमाणु क्रमांक 83 से ज़्यादा के तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। चलिए आगे। 1898 में मैरी क्यूरी, जिन्होंने थोरियम में रेडियो एक्टिव करा था, उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। पोलोनियम की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी के पति पति पियरे क्यूरी। ना कुछ याद रहे तो पियरे क्यूरी याद रखो भैया, पति ना भी याद रहे, पियरे क्यूरी। ठीक है, भाई ना समझ लेना मैडम क्यूरी का। पियरे क्यूरी ने पोलोनियम की खोज करी थी। ठीक है। और फिर मैडम क्यूरी कैसे शांत रहेंगी? उन्होंने कहा अच्छा बेटा तुम मुझसे आगे निकलो, ये लो। तो मैरी क्यूरी ने 1902 में यूरेनियम के अयस्क जो पिच ब्लेंड है, अब पिच ब्लेंड पूछ सकता है क्या है भैया, तो यूरेनियम का अयस्क है या ओर है। पिच ब्लेंड में एक नए तत्व रेडियम की खोज की जो यूरेनियम की अपेक्षा 30 लाख गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था। क्या समझे भाई? फिर से देखते हैं। जो मैडम क्यूरी हैं उन्होंने यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। अब आपसे पूछ ले पिच ब्लेंड क्या है? पिच ब्लेंड क्या है भैया? U3O8 क्या है? पिच ब्लेंड। ये यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, ये क्या है? यूरेनियम का अयस्क। इसमें एक नए तत्व रेडियम की खोज कर ली इन्होंने, जो यूरेनियम की अपेक्षा कितने गुना अधिक रेडियो एक्टिव था? 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव था। ठीक है, चलो परमाणु नाभिक का संगठन देख लेते हैं। परमाणु नाभिक की रचना जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। परमाणु नाभिक किससे मिलकर बनता है भैया? नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनेगा। और नाभिक का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण, तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। तो सिंपल सी चीज़ है यार, प्रोटॉन बता चुके ना पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर ही नाभिक बनता है, ये याद रखो। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये भी अभी ऊपर देखा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक होते हैं। नाभिक में क्या पाया जाता है किसी भी परमाणु के? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखा ना, नाभिक के बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे ऐसे, और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत विभिन्न घूमते रहते हैं। ठीक है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। कोई भी जो परमाणु होता है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु भार जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? जैसे मान लो सोडियम का परमाणु भार 11 है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन हो जाते हैं अगर परमाणु भार सेम होगा। ठीक है, मतलब हर परमाणुओं में कोई भी परमाणु होगा उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, नाभिक में उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसको मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है। चलो अब देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक।
जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होती है? सेम होती है, उसको इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉनिक या सेम कहते हैं। सेम सेम जब एक दूसरे कपड़े, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जब दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होते हैं। ठीक, मतलब चार्जेस सेम ही हो गया, वो तो याद ही रहेगा ना आपको। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। अब आता आइसोटोप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोटोप या समस्थानिक जिसको बोलते हैं। देखो समस्थानिक होते क्या हैं, एक चीज़ पहले ये समझ लो। जैसे हम लिखते हैं परमाणु, एक सेकेंड, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, और बीच में यहाँ एटम लिखा होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1H1, तो ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1H2, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु द्रव्यमान है। तो जो ऊपर लिखा होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। अगर ऐसे ही मैंने लिख दिया 17Cl35, तो ये परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु क्रमांक है। ठीक है, इतना तो समझ गए होगे। चलो अब देखते हैं। आइसोटोप वो होते हैं जिसके परमाणु क्रमांक, जैसे मैंने लिखा 1H1, 1H2, 1H3, ये प्रोटियम होता है इसका नाम ड्यूट्रियम, इसका ट्रीटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप या 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं तीनों ही। अब इसका देखो परमाणु क्रमांक सेम है, बस परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु भार क्या है? अलग, यानी न्यूक्लियॉन में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए ये भारी हो गया। ये रेडियो एक्टिव में भारी जल की तरह यूज़ होता है ना, शीतलक के रूप में। तो 1H1, 1H2, 1H3, ठीक, क्या समझे? ये आइसोटोप क्या होगा? आपसे सिंपल प्रीलिम्स में पूछेगा आइसोटोप क्या है, तो आइसोटोप होता है जिसका परमाणु क्रमांक सेम होता है पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। सिंपल चीज़, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान, उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। ठीक, एग्जाम्पल बता देना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? 8 होता है ऑक्सीजन का, पर द्रव्यमान संख्या 16, 17, 18 हो जाती है। तो इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, 8 हो 16, 8 हो 17, 8 हो 18। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप ये हो गए। बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, इसके बाद कल करेंगे संभारिक या आइसोबार। ठीक है, अब आइसोबार को इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। ये आइसोबार देखो, जिसके देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, अब परमाणु द्रव्यमान सेम हो गए। ठीक है, तो उल्टा कर दिया। आइसोटोप में क्या था? टोपी पहनी थी। आइसोटोप में क्या था? टोपी पहनी थी अलग अलग, ऐसे याद रख लो। आइसोटोप में टोपियाँ अलग अलग थी, और आइसोबार में टोपियाँ सेम है। देखो भाई, 40, 40, 40, परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, परमाणु क्रमांक अलग होता है। देखो, अब आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। परमाणु क्रमांक 20 होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 है, प्रोटॉन भी 20 है। 19 होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 19 है और प्रोटॉन भी 19 है। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन भी 18 है। ठीक है, तो आइसोटोप, आइसोबार समझ गए ना? ये आपसे डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछता है, कई बच्चों की मौत आने लगती है इसमें। तो आइसोटोप क्या होता है? जिसके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु द्रव्यमान अलग। आइसोबार क्या होता है? परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान सेम होते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल 3 नोट कर लो, कभी जीवन में इसको नहीं भूलोगे। ठीक, अब आज के लिए केमिस्ट्री इतनी ही रखते हैं। केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत जल्द ख़त्म करा दूंगा, 6-7 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगी, और ये उनका 6 लेक्चर में, 5 में। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्ज़ाम के लिए। केमिकल फिजिकल चेन, परमाणुओं से सवाल बहुत आते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ मुझे इतना तो बता दो यार, लाइक कर दिया करो। कैसा लगा लेक्चर बताइए, इसको डेली कराऊंगा। ठीक है, साइंस भी डेली मिलेगी आपको, बहुत जल्दी साइंस भी खत्म हो जाएगी। बायो शुरू होगी, फिर केमिस्ट्री के बाद फिर MCQ आएंगे। बढ़िया साइंस प्रिपेयर हो जाएगी, इधर उधर भटकना बुकों से नहीं पड़ेगा। ठीक, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे अगर।